सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या हुआ थी पूरी घटना, क्यों ये 4 लोगों की जान चली गई। जी, तो जाने तो कल गई जो कि बहुत ही दर्दनाक था। मगर इसकी शुरुआत परसों हुई, अगर प्रत्यक्ष कारण देखें तो परसों जहां हम अनशन पे थे, 14वां दिन था। और वहां पर एक वृद्ध पुरुष और एक वृद्ध महिला, वो दोनों नाजुक हालत में अस्पताल ले जाया गए। और इस पे लोगों को बहुत बहुत शौक लगा कि अब धीरे धीरे लोगों की जानें जानने लगेंगी। और ख़ासकर ये उस प्रकाश में था कि सरकार ने तब टॉक्स के लिए, अगले वार्ता के लिए तिथि दी थी, जी। तारीख। मगर वो तारीख थी 6 अक्टूबर, जो कि 16 दिन दूर था जब ये घोषणा की गई। तो लोगों में बहुत गुस्सा था कि ये इतनी दूर क्यों दिया, जबकि उन्हें पता है कि ये अनशनकारी जब तक टॉक्स ना हो तब तक अनशन रखने वाले हैं। उन्हें सजा देने के लिए इतना दूर दिया रखा गया। और फिर उस पे 2 लोग अस्पताल में नाजुक हालत में भर्ती हुए, तो लोगों का रोष बहुत बढ़ गया। तो जो युवा वर्ग है, अलग अलग समुदायों के, जी। उन्होंने एक बंद का आह्वान दिया, बंद का कॉल दिया कल के लिए। और उस बंद के लिए लोग बहुत बड़ी संख्या में अनशन के जगह पे आए। और वहाँ पर प्रार्थनाएं चल रही थी, कुछ भाषण चल रहे थे। स्थिति कोई बहुत अलग नहीं थी रोज से, सिर्फ लोग ज्यादा थे। फिर वहां देखते देखते एक साइड में युवा बहुत बड़ी संख्या में जमा होने लगे। अंदर तो 300-400 ही थे। बाद में हमें पता चला कि जब वो नारे लगाते हुए बाहर जाने लगे सड़क पर, 300-400 गए। मगर बाद में उसी के 15-20 मिनट में हमें सुनाई दिया कि 3 से 5 हजार युवा तोड़फोड़ कर रहे हैं। पहले हिल काउंसिल पे, फिर बीजेपी के दफ्तर पे, पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दिया। तब हमें ये तोड़फोड़ का पता चला। और उसमें फिर पुलिस फायरिंग हुई और उसमें ये जाने गई। लेकिन सोनम सर, क्या कांग्रेस के स्थानीय नेता का नाम आया है? बीजेपी के लोगों ने ट्वीट किया, बताया कि कांग्रेस के जो स्थानीय पार्षद है उन्होंने भीड़ को भड़काया। आपका नाम भी लिया गया है। आपको लगता है कांग्रेस है इस हिंसा के पीछे, कांग्रेस का रोल है स्थानीय नेता का? देखिए, एपेक्स बॉडी को सदा से अ, अराजनीतिक, अपॉलिटिकल रखने की कोशिश की गई। बल्कि 2 हफ्ते पहले कांग्रेस को हमारे एपेक्स बॉडी से जाने के लिए कहा गया। जब तक चुनाव खत्म ना हो, आप नहीं हो तो अच्छा है, हमें इसे पवित्र रखना है। तो कांग्रेस का एपेक्स में तो कोई रोल नहीं था। अब बहुत अजीब और गरीब बात है ये कि जैसे ही हिंसा हुई और लोग मरे, अ, हमने देखा कि बीजेपी ने औरों पे दोष देने का एक खेल शुरू कर दिया, जिसमें कांग्रेस पर और मुझ पर भी बहुत दोष इल्जाम लग रहे हैं। तो ये एक तरह का स्केप गोट, कोई बलि का बकरा ढूंढने की तरफ का इशारा करता है, ताकि उनके जो जिन वजहों से ये युवा मजबूर हुए ऐसा करने में, वो छिप जाए। अब ये सुनिएगा पहले। ये जो आपको तस्वीरें फ्लैश की गई बीजेपी के प्रवक्ता ने कल, कि ये देखिए कांग्रेस के अपर लेक के वार्ड के काउंसिलर खुद लीड कर रहे हैं। अब आपको यकीन होगा कि आज ये पता चलता है कि वो थे ही नहीं। किसी और की तस्वीर को जो उनसे मिलती जुलती थी, उनको दिखाकर वो ये बोल रहे थे कि बीजेपी के काउंसिलर इसमें खुद अगुवाही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, अगर वो सच में अपनी गलती समझते हैं तो। किसी और को ये करके लोगों को ये भ्रम में रखना कि ये किसी पार्टी ने कराया, ये अच्छी बात नहीं। तो सोनम सर, आप पर इल्जाम है कि आपके भड़काऊ बयानों ने युवाओं में गुस्सा भरा। आप अरब स्प्रिंग की बात कर रहे थे, आप नेपाल की तरह जेन जी के प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे। आप जैसे सीजन्ड आदमी पर इतना गंभीर इल्जाम आधिकारिक तौर पर गृह मंत्रालय की प्रेस रिलीज में लगा है, आपने पढ़ी होगी वो। ये मुझे बचकाना सा लगा कि यहाँ लोगों की मौतें हुई हैं और हम इल्ज़ाम इल्ज़ाम खेल रहे हैं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं। मतलब यहाँ हमारे आंसू नहीं सूखे हैं, इतने गम का वक्त है, और हम उसने किया इसने किया इसमें जा रहे हैं। ये चतुराई है
क्लेवरनेस है, ये विजडम नहीं है। आज हमें विजडम की ज़रूरत है कि हम बैठ के मसले के जड़ को हल करें, ना कि ऐसे औरों पे इल्ज़ाम लगाकर युवा पीढ़ी में और भी गुस्सा बढ़े उनकी। तो मुझ पर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं उनका कोई बुनियाद नहीं है। जो ये आपको अरब स्प्रिंग की बात आप कर रहे हैं, ये कोई 6-7 महीने पहले किसी पॉडकास्ट में मैंने लद्दाखी में कुछ जिक्र किया था कि अगर जान जाती है तो मेरी जाए, अकेले की जाए, इतने लोगों की आगे चलकर जा सकती है अगर ये भड़का जैसे कल भड़का। तो मैं कह रहा था या तो मैं इस मकसद के लिए, कॉज के लिए भूखा मर जाऊंगा या जल के भी मर जाऊं। तो उस तरह का एक मेंशन था, जिक्र था, जिसको वो निकाल के खंगाल के लाए हैं। दूसरी बात, जो जेनजी की बात है, नॉर्मली मैं कभी बोलता नहीं हूं, मगर ये युवा खुद को जेनजी बोलते हैं, तो शायद इसलिए मेरे जुबान पे आया। और आना कोई गलत बात भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आता है जेनजी शब्द इतना डरावना क्यों हो गया है भारत में। कल तक हम सब यूज करते थे। तो कल वैसे ही मैं जब अपडेट दे रहा था, ये होने से पहले नहीं है कि मैंने उस वर्ड से उकसाया। ये होने के बाद मैं दुख व्यक्त कर रहा था कि ये बहुत ही निंदनीय है। मैंने ये शब्द यूज किया, निंदनीय है। बहुत दुख की बात है कि आज हम हार गए। और फिर बता रहा था कि कैसे अचानक आउट ऑफ द ब्लू हजारों की संख्या में युवा निकल के आ गए, मानो जैसे कोई जेंजी रेवोल्यूशन हो रहा है। तो ऐसा एक जिक्र आया, वो तिनके का सहारा ढूंढ के खुद को बचा रहे हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। एक एक बड़े देश का गृह मंत्रालय एक छोटे से आदमी पर सारा दोष मढ़कर खुद को साफ दिखाए, ऐसा आदरणीय नहीं लगता। सोनम वांगचुक जी, प्रेस रिलीज जो आई है उसमें पेज 2 का जो 8वां नंबर पॉइंट है, उसमें साफ साफ लिखा है कि भड़काऊ बयानों के माध्यम से आपने भीड़ को उकसाया। इसी तरीके से उसके पहले का एक पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ है कि कल की तारीख में, मतलब 24 सितंबर 11:30 बजे उनके भड़काऊ भाषण से जब पब्लिक में गुस्सा हुआ, ये आपको लग रहा है कि आपको अरेस्ट किया जाएगा? आपको अरेस्ट करने का डर है? नहीं, ये अरेस्ट करने का सिलसिला कल का नहीं है। ये तो कल आखिरी कड़ी थी। ये 1.5 महीने पहले शुरू हो चुका है जनाब, आपको समझना होगा। क्योंकि अभी हिल काउंसिल के चुनाव आने वाले हैं, जिसमें हमारी आवाज़ लोगों के साथ मिलके हम कह रहे थे कि पिछले चुनाव का आप वादा पूरा कीजिए, 6वें शेड्यूल आपने देने का वादा किया है। तो उसके बाद चुनाव से ठीक 2 महीने पहले मुझको बताया जाता है कि आप पर एक एफआईआर है सेडिशन का, मेरी आवाज़ बंद करने या डराने के लिए। उसके बाद बताया जाता है एक नोटिस है कि आपकी ज़मीनें जो आपके विद्यालय के हैं वो वापस लिया जाएगा। फिर सीबीआई के इंक्वायरीज होंगे, फिर इनकम टैक्स, ये सब हो रहा है आजकल। तो ये नया बात नहीं है। मुझे जेल जाने की तैयारी 1.5 महीने से हो रही है और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ अगर इस देश को सिर्फ इसी तरीके से समझ आए कि इस देश में हो क्या रहा है, तो वो नज़ारा भी देख ले कि आज वो आदमी जिसने आज तक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार 30 के करीब लिए, 10 के करीब तो ऑनररी डॉक्टरेट्स लिए, 8, तो उसे अचानक 2 महीनों में इतने सारे इल्जाम कहां से आ गए। अब मुझे सूत्रों से पता चला, काफी रिलायबल, कि मुझ पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट का जो काला कानून है वो लगाने की तैयारी हो रही है, ताकि बिना जांच के, बिना बेल के 2 साल वो जेल में रख सके। तो अगर यही तरीका है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। हर मुसीबत में से एक मौका निकलता है। हो सकता है देश आज उसी से जागेगा कि हमारे देश में जो देश के लिए कर रहे हैं, जो भारतीय सेना के लिए इतना सेवा, इतना अन्वेषण, इनोवेटिव सोलर टेंट्स वगैरह कर रहे हैं, वो जेल जाएगा। जो चीन के खिलाफ चीनी सामान का बहिष्कार का आंदोलन चलाते हैं वो जेल जाएगा। जो अपने जेब से 1-1 करोड़ हर साल का विद्यालय में डालता है वो जेल जाएगा। और जो खुलेआम करप्शन में जुटे हैं यूटी लद्दाख के ब्यूरोक्रेट्स, जिनके की कई वीडियोस निकले, वो एक एक को वीडियो हटवा रहे हैं, मगर सीबीआई उनके पीछे नहीं जा रही, सीबीआई हमारे पीछे जा रही है। तो ये नज़ारा भी देश देखेगा। शायद यही देश को देखना बाकी है कि वो जागे।
स्वयं सर, आपने जो मुद्दों की बात की, मैं उसी पॉइंट्स पे आना चाह रहा था। जो अंडरस्टैंडिंग चल रही थी आपकी हाई लेवल कमिटी के साथ, उसमें इस बात को माना हाई लेवल कमिटी ने कि जो एसटी रिजर्वेशन है वो 45% से बढ़ाकर 84% कर दिया जाए। जो दो लैंग्वेजेस की बात की गई, भूटी और पुर्गी, उनको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस देने की बात की गई। 1800 वैकेंसीज को भरने की बात की गई। ये तमाम जो शर्तें थी वो मानी तो जा रही थी, फिर आपको जल्दबाजी किस बात की थी? आप लोग 6 अक्टूबर तक रुकना क्यों नहीं चाह रहे थे? देखिए, आप सिर्फ वो वक्तव्य पढ़ के बोल रहे हैं। हम जी। 6 सालों से हालात को बर्दाश्त करके बोल रहे हैं। पिछले 5 सालों से बातचीत चल रही है, शायद 30-40 तो बातचीत चले, कोई प्रगति नहीं, उनमें कोई प्रगति नहीं हुए। अभी जाके 27 मई को जो 4 बिंदुओं में से सबसे छोटा बिंदु है रोजगार का, उस पे आधा पार्शियल रेजोल्यूशन निकला, पार्शियल सॉल्यूशन उस पे। बाकी 3 वहीं के वहीं हैं। और खासकर लोगों का तो ये था कि स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे बात चले। वो पिछले 5 सालों से घसीटते घसीटते अब चुनाव के 1.5 महीने पहले तक के समय तक पहुंच गया है। इस पे उसको उन्होंने छुआ भी नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि बहुत प्रगति हुई? सिर्फ रोजगार के एक मसले पे आधा सॉल्यूशन निकला है। उसमें भी आपको बताऊं क्या क्या वादे हुए थे। इसलिए युवा परेशान है, क्योंकि उन्हें बताया गया था 21,000 नौकरियां निकलेंगी आपके, हमारे लीडर्स ने कहा था। और फिर निकले, आप कह रहे हैं 1800, वो भी हाल ही में। जब ये हालत देखा तो उन्होंने 1800 निकाला है। 1 साल पहले तक तो 300-400 ऐसे उसमें था। और फिर उच्च अधिकारी स्तर स्तर पे तो जीरो, कोई नहीं निकला है पब्लिक सर्विस कमीशन के लेवल पे। तो युवा बिल्कुल मतलब घुटन में है। बड़ास उनका निकल रहा है कि वो न घर के हैं न घाट के। उनको माता पिता घर में टोकते हैं और बाहर जाएं तो दोस्तों में भी वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो वही कल देखने को मिला। तो ऐसा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। और एक बात कह रहे हैं, टॉक्स बहुत हो रहे हैं। 27 मई को आखिरी हुआ जिसमें आधा सोल्यूशन निकला। मैं उसका धन्यवाद कहता हूँ, निकला तो कुछ भी, कुछ तो निकला। उसके बाद 4 महीने हुए हैं, टॉक्स ही नहीं हुए हैं। तो उसके बाद 6 अक्टूबर देते हैं ऐसे लोगों को जो बेचारे अनशन पे बैठे हैं शांति से। तो इसलिए लोग भड़के कि 6 अक्टूबर आप इनको मानते हैं क्या, ये लोग सवाल कर रहे थे। सोनम साहब, ये भी बताइए कि ये कहा गया कि इंटरनेशनल साजिश है इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे, जी, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं इस पूरे आंदोलन के पीछे, ये इल्जाम लग रहा है। ये बिल्कुल और एक स्केप गोट निकालने की कोशिश है। मैं सच में यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि हमारी सरकार इतनी बचकना हरकतें कर सकती हैं। अब बिल्कुल जो भी वहां पे थे उपद्रव में, वो फ्रस्ट्रेटेड यूथ थे। उनमें क्योंकि ये सब अचानक हुआ तो कुछ नेपाली लेबरर्स आ गए जद में। एक तिब्बतन महिला आ गई, उनके उनके सीने में गोली लगी। और कोई डोडा का मजदूर आया है, वो जिंदा हैं, उनसे पूछ सकते हैं आप। ऐसे क्यों आप बातों को मोड़ दे रहे हैं जैसे कि कोई फॉरेन हैंड हो? ये नेपाली यहाँ मजदूरी करने आते हैं। यहाँ लद्दाख में कोई बड़े वो नहीं आते हैं, छोटे मजदूर आते हैं, ज्यादा से ज्यादा वेटर्स आते हैं। वो अस्पताल में आप उनसे इंटरव्यू कर सकते हैं, वो क्या साजिश लेके आए या बेचारे कुछ रोजी कमाने के लिए आए। तो ये करना बहुत दुख, मुझे इस हादसे के दुख से भी ज्यादा या उसके ऊपर ये दुख देखना पड़ रहा है कि हमारा देश कैसे बर्ताव कर रहा है। एक आदमी मुझे चुन के दोष डाल रहे हैं, कभी नेपाली लेबरर्स पे डाल रहे हैं, कभी कांग्रेस पे डाल रहे हैं। हम क्यों ये सब कर रहे हैं? बैठ के जड़ों को क्यों ना समझे मुसीबत के और उसको हल करें, उसे मरहम डालें। आज मरहम की जरूरत है, नमक की नहीं पर घाव पर। पर सोनम साहब, आपकी तस्वीर मोहम्मद यूनुस साहब के साथ वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। आप जी गले जी मिल रहे हैं उनके साथ, कहा जा जी। रहा है कि ये सब उसी इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। देखिए, अगर आप उसी तस्वीर को गौर से देखें तो वो 2020 का है। मैंने खुद फेसबुक पे पोस्ट किया। आप बताइए, कोई साजिश होता तो क्या मैं फेसबुक पे पोस्ट करता? और आपको मैं सर पे हाथ, दिल पे हाथ रख के पूछूंगा, आप अगर 2020 के मोहम्मद यूनुस साहब से मिलते तो क्या हाथ या गले नहीं मिलते?
तब तो वो एक बहुत सम्मानित नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री, जिन्होंने गांव में क्रांति लाया आर्थिक, उस तरह से जाने जाते थे। मैं चाहता था ऐसी आर्थिक क्रांति हमारे गांव में भी आए, तो मुझे वो मुझसे मिलने आए या मिले, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तो गले हर आदमी से मिलता हूँ। अब हमारे प्रधानमंत्री कहीं जाएं और यूनुस साहब से गले मिला हुआ उनका भी तो फोटो होगा, तो क्या वो देशद्रोही हो गए? शी जिनपिंग से वो गले मिल रहे हैं। लद्दाख के लोग बहुत नाराज हैं कि आप दुश्मन के गोद में फिर क्यों चले गए, सिर्फ इसलिए कि ट्रंप ने आपको कुछ कह दिया, तो आपके जो असली दुश्मन है उससे आपने हाथ मिला दिया। ये तो ट्रंप तो आएंगे चले जाएंगे, मगर ये चीनी हमें धोखा देते रहेंगे, आगे भी देंगे। आप उन्हीं के पे चले गए। मैं उनको दोष नहीं दूंगा, उनकी शायद मजबूरी होगी, मगर लद्दाख के लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं इससे कि वो चीन के पास गए। तो एक हम आखिरी सवाल, देशद्रोही तो नहीं कहेंगे ना। एक आखिरी मुद्दा और सोनम साहब, और वो ये कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में ये समझ में आ रहा है कि आपको लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, वो सबसे कोर डिमांड है। पर सरकार, आपको क्यों लगता है कि इस पर बात नहीं कर रही है? देखिए, इससे हम सब हैरान हैं। एक तो राज्य के यानी कि डेमोक्रेसी के, दूसरा सिक्स शेड्यूल जिसमें ज़मीन और कस्टम्स कल्चर सबका संरक्षण होता है। और जब 2019-20 में उन्होंने वादा किया, तो मेरा तो मानना है कि तब उनका सोच और हृदय सही जगह पे था। देयर हार्ट वॉज इन द राइट प्लेस तब। मगर हम अभी ये सब सोचते हैं कि उसके बीच में कॉरपोरेट्स का बहुत दबाव आया सरकार पर कि आप इनको ये हक कैसे दे सकते हैं जमीन का। फिर हम कहाँ जाएंगे, हमें तो इतना ज्यादा जमीन यहाँ चाहिए। और फिर वो सच में दिखने लगा। अभी सैकड़ों हजारों एकड़ यानी कि 150 स्क्वायर किलोमीटर के चरागे, प्राइम पास्चर फॉर पश्मीना, वो कॉरपोरेट्स को, सोलर एनर्जी कंपनीज को दिया जा रहा है। तो ऐसे जब स्टेक पे हों तो आप शायद नहीं देना चाहेंगे। मुझे ये दर्द हो रहा है कि आप कंपनी के लिए कंट्री को ताक रख रहे हैं, क्योंकि लद्दाख के लोग इस देश को हर युद्ध में बचाते आए हैं, तो इनको आप नकार रहे हैं एक कंपनी को फायदा देने के लिए। तो जब मैं ये बोलता हूं तो वो शायद और भड़क कर मुझ पे 10 दोष और एलिगेशंस और जेल वगैरह कराएंगे, करते रहें। मगर मैं देश की सिस्टम को बचाना चाहूँगा अपने तरीके से, कि जो आपने लोकतंत्र का वादा किया, संरक्षण का वादा किया, वो आपको पूरा करना चाहिए। इस तरह से किसी पे दोष डाल के उसे जेल कर देंगे, इससे बात खत्म नहीं होगी और 10 गुना बढ़ेगा। आपको आवाज आ रही है? एक आखिरी मुद्दा और, जी। जिस तरह की खटास बीते 24 घंटों में हो गई है आपके बीच में और सरकार के बीच में, आपका नाम लेके प्रेस रिलीज आई, मेरा सवाल थोड़ा हाइपोथेटिकल है, पर मैं चाहूंगा आप जवाब जरूर दें। अगर आज भी आपको बातचीत के लिए बुलाए सरकार, अगर आपको एलजी साहब बुलाए, कविंद्र गुप्ता साहब, या गृह मंत्रालय बुलाए, तो आप बातचीत करना चाहेंगे? आप या अभी भी नाराज हैं, रुष्ट हैं? मैं मेरी जिंदगी में एक खूबी कहिए, खासियत कहिए, मैं कभी पीछे के चीज़ों को बैगेज उठा के नहीं चलता हूँ। मैंने कभी किसी से दुश्मनी नहीं पाला है। चाहे जितना भी मेरा बुरा सोचा हो, आप कल बुलाएं, मैं कल आऊँगा, मैं गले मिल सकता हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं है। बस इतना है कि हम पुरानी बात को भूल के आगे चलने पर, आगे की तरफ देखें, क्योंकि इस देश को तो आगे बढ़ना है ना। पीछे तो हमें गड़े मुर्दे मिलेंगे, उनको खोद के हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये दिलदारी और ये खुला दिमाग सब में होना चाहिए कि हम ऐसे कालीन के नीचे मुद्दों को छुपाकर इस घाव को और अ, फैलने न दें जो युवाओं में है। इसे हम मिल के सुलझाएं, बैठ के सुलझाएं। मैं किसी भी दिन जाने को तैयार हूं, मगर वो जहां तक मुझे मालूम है नहीं चाहते हैं कि मैं एपेक्स बॉडी में आऊं। एक तरीका उनका मुझे अरेस्ट करने का और ये एलिगेशंस का ये था, तरीका नहीं, एक ज़रूरत उनकी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि टॉक्स में मैं आऊं। हालांकि एपेक्स बॉडी ने रेजोल्यूशन लिखकर ये पास किया कि टॉक्स में सोनम वांगचुक जाएंगे, मगर वहां से वो बोलने लगे ये नहीं हो सकते। एपेक्स बॉडी बोलती है कि आप डिक्टेट नहीं कर सकते हैं कौन टॉक्स में हो,
टॉक्स कीजिए, हम अपने साथियों को लाएंगे। मगर वो डिक्टेट कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक नहीं हो। तो इसलिए एलिगेशंस डाल रहे हैं ताकि मैं बिजी हो जाऊं, या मैं घुटनों पे आके मैं टॉक्स में भी नहीं आऊंगा, मैं आप जैसा कहेंगे वही करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा सोनम वांगचुक के फितरत में नहीं है। वो सर उठा के जिया है और हमेशा जिएगा। मगर दिल खुला है, दिल बड़ा है, किसी से भी गले मिलने के लिए वो तैयार है। चलिए सोनम साहब, शुक्रिया इस बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।